वेलकम टू लर्निंग ट्यूब चैनल। आज हम लोग एसएससी प्रीवियस ईयर सीरीज में सीजीएल 2019 में 4 तारीख को जो मैथ का पेपर हुआ था सेकेंड शिफ्ट में, उस पेपर का सॉल्यूशन देखेंगे। इससे पहले 4 जून का जो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर था उसका सॉल्यूशन हो चुका है और आज हम लोग सेकेंड शिफ्ट का पेपर देखेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन ट्रिगोनोमेट्री आ गया है। इसमें क्या बोला जा रहा है कि साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा, यहाँ पे क्वेश्चन में एरर दिया गया है 2 साइन क्यूब थीटा होगा डिवाइड बाय 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1, यानी इसका होल स्क्वायर प्लस 1, यानी इसमें थीटा 45 डिग्री के बराबर नहीं रखना है, तब इसका मान क्या होगा। तो अगर यहाँ पे हम वैल्यू पुटिंग से बनाएंगे तो ये थोड़ा सा टफ कैलकुलेशन हो जाएगा इसका। तो हम क्या करते हैं, इसको बेसिक से ही बनाते हैं। तो कभी कभी बेसिक से भी बहुत जल्दी सवाल बन जाता है और कभी कभी वैल्यू पुटिंग से भी बहुत जल्दी सवाल बन जाता है, इसीलिए हमें दोनों चीज़ जानकारी में रहना ज़रूरी है। तो हम क्या करते हैं, इस सवाल को बेसिक से बनाते हैं। अगर ये हम यहाँ ऊपर वाले क्वेश्चन में साइन थीटा अगर हम कॉमन लेंगे तो यह क्या बचेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अगर साइन थीटा हम कॉमन लेंगे इस ऊपर वाले में तो क्या बचेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे अगर हम कॉस थीटा कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये पूरे का होल स्क्वायर और प्लस 1। ठीक है, तो अगर आपको पता है ये दोनों जो मान है वो cos 2 थीटा का मान है, तो ये भी cos 2 थीटा का मान है, ये भी cos 2 थीटा का मान है, तो ये दोनों कट जाएगा। तो यह क्या बचेगा साइन थीटा बटा cos थीटा, यानी tan थीटा का स्क्वायर यानी tan स्क्वायर थीटा बचेगा। tan थीटा का स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस 1, यानी tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा होता है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो ये दोनों cos 2 थीटा का मान कैसे, जैसे cos 2 थीटा का अगर हम बात करें तो cos 2 थीटा बराबर क्या होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब हम अगर इस कॉस स्क्वायर थीटा को साइन थीटा मतलब तो इसको लिख सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये क्या आ जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये कॉस 2 थीटा का मान है। सेम उसी तरह से अगर हम इसको कॉस थीटा को कॉस थीटा ही रहने देते हैं, माइनस इस साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ क्या बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस 1 और ये माइनस और ये माइनस, ये सॉरी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ पे लिखेंगे ना, ये साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लेंगे और माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये दोनों कॉस स्क्वायर थीटा ऐड होगा तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, यानी कॉस थीटा का 3 मान होता है। एक कॉस 2 थीटा का 3 मान होता है, एक होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, एक होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और एक होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो इसी तरह से ये दोनों कट गया था। जब ये दोनों कट गए तो साइन थीटा बटा कॉस थीटा tan थीटा का स्क्वायर अब प्लस 1 बचा, यानी tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा के बराबर आ जाएगा। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो इस सवाल को हम लोग बेसिक से ही बना लेंगे, इजी वे में बन जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। राजू की आय उसके व्यय से 20% अधिक है, यानी राजू की अगर आय का बात करें उसके व्यय से 20% अधिक है, यानी व्यय को अगर हम 100 मानेंगे तो आय कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। अब क्या चीज़ बोल रहा है, यदि उसके आय में 60% और व्यय में 70% का वृद्धि करें, तो अगर आय में हम 60% का वृद्धि करेंगे तो 120 का 60% 72 होता है, अगर 72 वृद्धि करेंगे तो 192 हो जाएगा 60% वृद्धि करने पर। और व्यय में अगर हम 70% का वृद्धि करेंगे तो ये व्यय 170 हो जाएगा। तो क्या चीज़ पूछ रहा है, उसकी बचत में कितना प्रतिशत का वृद्धि या कमी होगा। तो पहले 120 रुपये आय था और 100 रुपया व्यय करता था, तो कितना बचत होता था, उसके पास 20 रुपया बचत होता था। अब 192 रुपया आय हो गया और 170 रुपया व्यय करने लगा, खर्च करने लगा, तो अब इसको कितना बचत हो गया 22 रुपया बचत होगा। अगर हम घटाएंगे तो आय में से व्यय घटाएंगे तो बचत आता है। तो पहले 20 रुपया बचत होता था, बाद में 22 रुपया बचत होने लगा, तो बचत में कितना का वृद्धि हुआ, यानी बचत में वृद्धि प्रतिशत कितना का आ गया 2 का वृद्धि हुआ कितना में 20 में गुने 100, यानी 2 से ये 10 बार में और 1 0 से 1 0 कट जाएगा, यानी 10% का बचत में वृद्धि होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, 10% बढ़ेगी। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। एबीसी की दक्षता का यानी क्षमता का जो अनुपात है वो 4:5:3 है, यानी एबीसी का जो क्षमता है वो क्या है 4:5:3 है। अब क्या जी बोला है, एक साथ काम करने पर वो तीनों उस काम को 25 दिन में पूरा करते हैं। अगर ये तीनों मिलकर एक साथ काम करेगा तो टोटल क्षमता कितना हो जाएगा
5 4 9 3 12, यानी जब 12 क्षमता रहता है तो काम को कितना दिन में समाप्त करता है? 25 दिन में। जब 1 क्षमता रहेगा तो काम कितना दिन में समाप्त होगा? 25 गुने 12 दिन में, क्योंकि जैसे ही क्षमता कम होगा दिन ज़्यादा होगा, तो ज़्यादा होगा तो हम गुना कर देंगे, यानी 25 गुने 12 दिन में 1 क्षमता रहेगा तब। तो इसमें क्या चीज़ बोला है कि ए और सी दोनों मिलकर 35% काम को कितना दिन में करेगा। तो सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं ए और सी टोटल काम को कितना दिन में करेगा। तो ए और सी जब मिलकर काम करेगा तो उसका क्षमता कितना हो जाएगा? 4 3 7। जब 1 क्षमता तो 25 गुने 12 दिन, तो 7 क्षमता तो कितना दिन? 25 गुने 12/7 दिन। ये क्या आ गया? ये आ गया कि जब ए और सी मिलकर काम करेगा तो इतना दिन में काम को कंप्लीट करेगा, इतना दिन में। तो काम का 35% निकालना है, तो यानी अगर इतना दिन में टोटल काम कंप्लीट करना है तो 35% काम कितना दिन में करेगा? तो 35% निकाल लेंगे। 7 से ये 5 बार में, 25 से ये 4 बार में, और ये 4 से ये 3 बार में, तो 5 तिया 15 दिन में 35% काम को कंप्लीट करेगा। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। ये सवाल हम लोग फर्स्ट शिफ्ट में भी देखे थे। अब नेक्स्ट सवाल आते हैं। रेनू ने एक वस्तु को 1240 में खरीदा, यानी 1240 में खरीदा और 25% हानि पर बेच दिया, यानी 25% हानि पर बेच दिया, यानी कुछ रुपए में बेचा होगा। उस राशि से उसने एक और वस्तु खरीदी और उसे अब यही राशि से एक और वस्तु खरीदा और उसको क्या किया? 40% लाभ पे बेच दिया, 40% लाभ पे बेच दिया। तो रेनू को कुल मिलाकर कितना प्रतिशत का लाभ हुआ? तो अब हम यहाँ निकाल लेंगे, उसके बाद देख लेंगे कि कितना प्रतिशत लाभ या हानि हुआ, वो निकाल सकते हैं। पहला तरीका तो ये होगा। दूसरा तरीका क्या होगा कि हम इस पर इफेक्टिव ही लगा सकते हैं। पहला बार उसको 25% का हानि हुआ, दूसरा बार उसको 40% का लाभ हुआ, तो इसका इफेक्टिव क्या हो जाएगा? -25 + 40, और यहाँ पे जो साइन आता है इस दोनों का मल्टीपल आता है, यानी माइनस गुने प्लस क्या हो जाएगा? माइनस, यानी यहाँ पे माइनस हो जाएगा 25 गुने 40/100, यानी 25 से कितना बार में? 4 बार में, 4 से ये 10 बार में, यानी ये -25 अब +40 यानी +15 हो जाएगा, -10 यानी इसका जो आंसर है +5, यानी 5% का लाभ। अगर -5 आता तो इसका मतलब ये हो जाता है कि 5% का हानि हो रहा है, लेकिन +5 आया तो इसका मतलब 5% का लाभ हो रहा है। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। इसमें क्या है? 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त पी क्यू एक दूसरे को काटते हैं, यानी दो वृत्त हैं, एक 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का है और एक 8 सेंटीमीटर त्रिज्या का है। ये दोनों एक दूसरे को पी और क्यू पर काटता है, यानी ये पी हो गया और ये क्यू पर काटता है। यदि पी क्यू की लंबाई 12 सेंटीमीटर, यानी ये जो पी क्यू है इसकी लंबाई कितना दिया गया है? 12 सेंटीमीटर, यानी पी क्यू 12 सेंटीमीटर दिया गया है। ठीक है। अब क्या चीज़ बोला? दोनों के केंद्रों के बीच की दूरी x है, यानी इसका केंद्र ये हो गया और इसका केंद्र ये हो गया। दोनों के केंद्रों के बीच की दूरी क्या है? x है। ये O मान लेते हैं और ये O', इस दोनों केंद्रों के बीच की दूरी x है। तो क्या चीज़ निकालना है? x की लंबाई दशमलव के एक स्थान तक सही मान क्या होगा? तो सबसे पहले अगर पी क्यू की लंबाई 12 सेंटीमीटर है और इस दोनों को केंद्र को अगर हम मिलाते हैं तो ये क्या करेगा? केंद्र इसको लंब पे, पी क्यू को क्या करेगा? लंब पे और हाफ पे डिवाइड कर देगा। तो इसका मतलब ये 6 और ये भी 6 हो जाएगा, लंब पे और हाफ पे डिवाइड करेगा तो। और एक वृत्त की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर दिया गया, यानी ये जो है ये त्रिज्या ये 10 सेंटीमीटर दिया गया है, तो ये लंबाई 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। 6 8 10 का ट्रिपलेट बनता है। ये 6 सेंटीमीटर है। ये त्रिभुज, इस त्रिभुज में, ये रेड वाले त्रिभुज में ये 6 दिया गया है और ये 10 दिया गया, तो ये 8 हो जाएगा। और इस वृत्त का त्रिज्या जो है वो कितना दिया गया? 8 दिया गया है। इस वृत्त का त्रिज्या 8 दिया गया है, तो हम यहाँ से ये निकाल लेंगे। यहाँ पे एक्चुअली कर्ण 8 दे दिया है और हमें भुजा निकालना है, तो ये क्या हो जाएगा? √8 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा? 8 64 और माइनस 36, तो कितना हो जाएगा? √28। तो 28 अगर अंडर रूट में आएगा तो इसका मतलब ये क्या आ जाएगा? यानी 5 पॉइंट समथिंग आएगा, 5 पॉइंट समथिंग। तो इसका मतलब ये लंबाई हमारे पास 8 आ गया था और ये लंबाई 5 पॉइंट समथिंग आया, तो इसका मतलब जो मेरा कुल लंबाई होगा 8 + 5 पॉइंट
समथिंग आएगा, यानी 13 पॉइंट समथिंग, और 13 पॉइंट में 2 ऑप्शन दिया गया है। अगर 13 पॉइंट में 2 ऑप्शन दिया गया है तो हम पहले ये चेक कर लेंगे कि ये जो 5 पॉइंट समथिंग आएगा वो किसके अप्रॉक्स में आएगा। ये जो 28 है 5 पॉइंट, अगर यहाँ पे देखिए ये जो 28 है वो 5 के तुरंत यानी 5 के स्क्वायर के नज़दीक है, यानी 25 के नज़दीक है, और 6 के स्क्वायर 36 से दूर है, काफ़ी दूर है। तो इसका मतलब ये 6 के स्क्वायर के नज़दीक नहीं जाएगा, ये 5 के स्क्वायर के नज़दीक ही रहेगा। तो और ये जो 13.9 है ये 6 के स्क्वायर के नज़दीक जा रहा है। तो इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा, एक ही ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। इसमें क्या है कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य 315 है और 288 रुपये में बेचा जाता है। यदि उसे 4% का हानि होता है तो वस्तु को लागत मूल्य से कितना % अधिक अंकित किया गया है। यानी इसका जो अंकित मूल्य है वो कितना दिया गया, 315 दिया गया है, और उसको 288 में बेचा जाता है, यानी विक्रय मूल्य कितना दिया गया है, 288 दिया गया है। 288 रुपये में बेचने पर 4% का हानि होता है, तो हम लोग यहाँ से क्रय मूल्य निकालें, CP निकाल लें, यानी 288 गुने 100/96। 4% का हानि होता है तो 100/96, क्रय मूल्य निकालने के लिए जस्ट उल्टा कर देंगे उसका, 100/96 ये क्रय मूल्य आ जाएगा। तो यहाँ पे बोल रहा है कि वस्तु को लागत से कितना % अधिक अंकित किया गया है। तो प्रतिशत हमें जब भी निकालना रहे, यानी MP जो है CP से कितना अधिक है ये निकालना है ना, तो प्रतिशत हमें जब भी निकालना रहे तो हम क्या करेंगे, उसको अनुपात में ले आएंगे। अनुपात में लाने पे क्या होगा कि ये सवाल इजी वे में बन जाएगा। अगर हम अनुपात में लाएंगे तो अब हम क्या करते हैं, इस दोनों को MP और CP को अनुपात में ले आते हैं, और अगर हम अनुपात में लाएंगे तो ये कितना से कटेगा, ये 4 से काट दें, यानी 4 सत्ते 28 72 बार में, और ये 4 से 24 चौके 96, वैसे भी 96 से ये 3 बार में कट जाता, ये 96 से 3 बार में कट जाएगा, 96 से ये 3 बार में कट जाएगा, और ये 3 से कितना बार में कटेगा, 105 बार में कटेगा। इसका मतलब क्रय मूल्य अगर 100 रुपया है तो अंकित मूल्य 105 आ गया। क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात आ गया ना 100:5, तो कितना अधिक बढ़ा के रखा है, 5% अधिक अंकित किया गया। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो हमेशा ध्यान देंगे, कभी भी अगर परसेंटेज निकालना रहेगा तो हम उसको अनुपातिक वैल्यू से परसेंटेज निकाल लेंगे, हमें कैलकुलेशन बहुत कम करना पड़ेगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। किसी निश्चित गति से 15 किलोमीटर की दूरी तय करने में B की तुलना में A को 30 मिनट ज़्यादा समय लगता है। यदि A को गति को दोगुना कर देंगे, A की गति को दोगुना कर देंगे तो उसी दूरी को B की तुलना में 1 घंटा कम समय लेगा। तो B की गति ज्ञात करें। देखिए इसको हम लोग बेसिक से ही बनाएंगे, और बेसिक से ही शॉर्ट कैसे बनाएंगे वो देखेंगे। तो हम क्या करते हैं, A का चाल A मान लेते हैं और B का चाल B मान लेते हैं। 15 किलोमीटर जाने में B की तुलना में A को 30 मिनट ज़्यादा लगता है, तो हम जिसको ज़्यादा लगेगा उसको पहले लिख लेंगे। A को कितना समय लगेगा, 15/A समय लगेगा, क्योंकि A का चाल A माने हैं और B का चाल B। और B को कितना समय लगेगा, 15/B। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल, और इस दोनों के समय का अंतर कितना है, 30 मिनट, यानी 30 मिनट को लिख सकते हैं 1/2 घंटा, क्योंकि हम लोग किलोमीटर प्रति घंटा में ले रहे हैं तो उसको भी घंटा में रखना पड़ेगा। उसके बाद क्या बोला है, जब हम A की गति को दोगुना कर देते हैं तो वो B की तुलना में 1 घंटा कम समय लेता है। अब B कम समय ले रहा है, तो जब हम A की गति को दोगुना करेंगे तो A कितना समय लगेगा, 15/2A समय लेगा, और B का तो कुछ नहीं करे तो B कितना समय लेगा, 15/20 समय ही लेगा, और इस दोनों के समय का जो अंतर है वो 1 आ जाएगा, क्योंकि B इस बार ज़्यादा समय ले रहा है, इसीलिए B को पहले रखें। ठीक है, ये इक्वेशन आ गया। अगर इस इक्वेशन को हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा टाइम ले लेगा। इसको हम लोग मतलब बहुत फास्ट कैसे करेंगे वो देखते हैं। B का गति पूछ रहा है ना, इसका मतलब हमें B निकालना है। अगर B निकालना है तो A को क्या करना पड़ेगा, कैंसिल करना पड़ेगा। A को कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे 2A है, यहाँ पे केवल A है। तो हम इस पूरे समीकरण को, यानी ये जो ऊपर वाला समीकरण है, इसको हम क्या कर सकते हैं, 2 से भाग दे सकते हैं। अगर हम 2 से भाग देंगे तो यहाँ भी आएगा 2, यहाँ भी आएगा 2, और यहाँ भी 2 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, ये दोनों समीकरण को जोड़ देंगे, तो 15/2A कैंसिल हो जाएगा, और ये 15/B और 15/2B
यानी 15/b को अगर हम 1 मानते हैं तो ये 15/2 भी उसका आधा हो गया। तो 1 में से आधा हम घटाएंगे, ये 1 में से हम आधा घटाएंगे तो आधा बचेगा, इसका मतलब 15/2 भी बचेगा। और ये 15/2 भी इक्वल टू कितना हो जाएगा, इधर जोड़ेंगे तो 1/4 प्लस 1 यानी 5/4 हो जाएगा। यदि 5 से 3 बार में और ये 2 से 2 बार में, तो बी का जो चाल आ गया वो 3 दूना 6 किलोमीटर पर आवर, यानी इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो इस तरीके से हम सवाल को इजी वे में बना सकते हैं। बेसिक से ही बनाए लेकिन कैलकुलेशन फास्ट किए। अब नेक्स्ट सवाल आते हैं। अगर ये इसको क्या करना, पहले खुद से एक बार कॉपी पे खुद से प्रैक्टिस कर लेना, वीडियो पॉज करके खुद से एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये चीज़ हमारे माइंड में 100% बैठ जाएगी। अगर हम लोग खुद से प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो कभी भी आगे जाके हमें ये सवाल अगर फिर से आ जाता है तो हमें प्रॉब्लम हो सकता है। इसीलिए एक बार वीडियो पॉज करके खुद से प्रैक्टिस कर लेना है। अब नेक्स्ट सवाल आते हैं। एक कक्षा में कुछ विद्यार्थियों का औसत भार 68.5 kg है। यदि 72.2, 70.8, 70.3 और 66.7 kg वाले 4 विद्यार्थी को कक्षा में दाखिला लेते हैं तो सभी विद्यार्थी का औसत भार 300 ग्राम बढ़ जाता है। तो इस सवाल को जो लोग बेसिक से करना चाहे वो लोग बेसिक से बना सकते हैं, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, इस सवाल को हम लोग एलिगेशन मेथड से बनाते हैं। अगर इसको हम एलिगेशन मेथड से बनाएंगे, इसमें क्या बोला, कुछ विद्यार्थी का औसत भार 68.5 kg है, तो हम मान लेते एक्स विद्यार्थी था, इसका जो औसत भार था वो 68.5 kg था। ठीक है, जब 4 नया विद्यार्थी को हम लोग ऐड किए तो उसका औसत भार कितना आ जाएगा, 72.2, 70.8 और 70.3 और 67.7। अगर हम इसका औसत 70 मानते हैं, मान चलिए 70 मानते हैं, तो क्या ये बैलेंस हो पाता है? ये 2.2 ज़्यादा हो रहा है और ये 0.8 ज़्यादा हो रहा है और ये 0.3 ज़्यादा हो रहा है और ये कितना कम हो रहा है, 3.3 कम हो रहा है। 70 में से अगर हम 63.3 कम हो रहा है, यानी ये कम हो रहा है, तो क्या ये 0 आ रहा है? ये 3 यानी 3.3 माइनस 3.3 यानी ये 0 आ जा रहा है। इसका मतलब हम लोग जो औसत 70 माने थे, इसका औसत 70 सही है। ठीक है, अगर यहाँ पे ये 0 नहीं आता तो इसका मतलब ये बैलेंस नहीं हो पा रहा है, तो इसका मतलब इसका औसत 70 नहीं होता। लेकिन तो ये 4 छात्र का जो औसत आया वो कितना आ गया, 70 है। जब हम इस दोनों को ऐड करते हैं तब पूरा कक्षा का जो छात्र का औसत है 300 ग्राम बढ़ जाता है। यानी पहले 68.5 था, अब अगर 300 ग्राम बढ़ गया तो यानी हम इसको लिख सकते हैं 0.3 बढ़ गया, तो कितना हो गया, अब 68.8 हो गया। यानी अब जो औसत हो गया वो 68.8 हो गया। तो अब क्या करेंगे हम, एलिगेशन का क्या नियम है, इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 1.2 हो जाएगा और इसमें से इसको घटाएंगे तो 0.5 होगा। सॉरी, ये कितना हो जाएगा, ठीक है 1.2 और ये 0.3 हो जाएगा। सॉरी, 68.5 में से अगर 68.8 में से अगर 68.5 घटाएंगे तो ये 0.3 होगा, यानी 4:1 हो जाएगा। यानी इसका जो संख्या का अनुपात होगा वो 4:1। तो क्या चीज़ पूछा, शुरू में कितना विद्यार्थी था, ये 1 का वैल्यू 4 दिया गया है, तो ये 4 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 चौके 16। यानी जब 1 का वैल्यू 4 दिया गया तो 4 का वैल्यू 16, यानी आराम में कितना विद्यार्थी था, 16 विद्यार्थी था। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। तो इस तरीके से हम लोग एलिगेशन से इस सवाल को भी बना सकते हैं। अब नेक्स्ट सवाल आते हैं। ये सवाल भी बहुत बार पूछा जा चुका है। जैसे इसमें क्या है कि 16x², क्या करते हैं हम लोग, इसको सारे टर्म को, x वाले टर्म को एक साथ रख लेते हैं ताकि स्क्वायर बनाने में हमको सुविधा हो। 16x² प्लस 24x जो है इधर आएगा तो -24x होगा और प्लस समथिंग यहाँ पे लिखा जाएगा, यानी -61 को इधर तोड़ना है। फिर आते हैं प्लस 9y² और ये -24y इधर आएगा तो ये प्लस 24y होगा, यानी ये प्लस 24y और प्लस समथिंग, यानी यही 61 में से कुछ टूट के यहाँ आएगा क्योंकि स्क्वायर बनाने के क्रम में, और ये आ जाएगा 4z² और ये 24z जो है इधर आएगा तो -24z होगा और प्लस यही 61 में कुछ भाग को तोड़ेंगे बराबर 0 हो जाएगा क्योंकि सारा टर्म इधर आ चुका है, यानी LHS में आ चुका है।
अब क्या करना है कि अगर हम इसको ए प्लस बी का होल स्क्वायर में तोड़ेंगे तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो ये ए स्क्वायर यानी 4x का स्क्वायर तो है ही है, और ये 2ab, तो -2 ए के बदले में 4x और b के बदले में कितना हो जाएगा, तब ये 24 होगा, यानी 4 दूना 8 हो गया। तो 3 यहाँ पर रखेंगे तभी ये 24 होगा। अगर यहाँ पे 3 आ रहा है तो इसका मतलब यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर यहाँ पे 9 रखना पड़ेगा, तभी तो ये 4x माइनस 3 का होल स्क्वायर बनेगा। 4x माइनस 3 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 16x स्क्वायर माइनस 24x प्लस 9। सेम उसी तरह से यहाँ भी करेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, ये 3y का स्क्वायर है प्लस ये 2ab का फॉर्म होगा, तो 2a के बदले में 3y और b के बदले में कितना रखना पड़ेगा, 3 गुना 6 चौका 24 यानी 4 रखना पड़ेगा। अगर यहाँ पे हम b के बदले में 4 रखें तो इसका मतलब इस स्थान पर हमें 4 का स्क्वायर यानी 16 रखना पड़ेगा। ठीक है, सेम इसी तरह से हम लोग इसको भी यूज करेंगे। 4z स्क्वायर यानी 4z को हम क्या लिख सकते हैं, 2z का स्क्वायर माइनस 2a के बदले में कितना 2z, तो b के बदले में कितना रखेगा, 2 दूना 4 हो गया, बाकी बच गया 6, तभी तो ये 24z होगा। अगर यहाँ पे 6 है तो इसका मतलब 36 यहाँ पर रखना पड़ेगा, यानी 6 का स्क्वायर रखना पड़ेगा। तो ये वाला जो टर्म होगा, ये पहले ये वाला जो टर्म आया था वो कितना आ गया था, 3y प्लस 4 का स्क्वायर, और ये वाला जो टर्म आया वो 2z माइनस 6 का स्क्वायर, और ये सब किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर होगा। उसी पर अगर हम जोड़े यानी 36, 16 और 9 को जोड़ेंगे तो ये 61 आ जाएगा। ठीक है, अब यहीं तक मेन तो यही था, अगर इसको तोड़ लेते हैं तो फिर सवाल इजी हो जाएगा। तो यहाँ पे ये सब बराबर 0 है, तो अगर इसका मतलब ये भी टर्म 0 के बराबर होगा, ये भी टर्म 0 के बराबर होगा, ये भी टर्म 0 के बराबर होगा। अगर 4x माइनस 3 0 के बराबर होगा तो x बराबर क्या हो जाएगा, ये 3/4 यानी 3 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और y बराबर कितना हो जाएगा, -4/3। अगर ये 0 के बराबर होगा तो 3y बराबर -4, तो y बराबर -4/3। अगर ये 0 के बराबर होगा तो z बराबर कितना हो जाएगा, -6 उधर जाएगा तो +6 और बट्टा 2 यानी 3 हो जाएगा। सब कुछ हमें पता चल गया x y z का मान। तो क्या चीज़ निकालना है, हमें निकालना था xy प्लस 2z का मान। तो x के बदले में 3/4 और y के बदले में -4/3 और प्लस 2 z के बदले में 3। तो यानी यहाँ से क्या हो जाएगा, 3 3 कट जाएगा और ये 4 4 कटेगा, यानी -1 प्लस 6 यानी 5, यानी इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 5 हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। इस सवाल को क्या करना है, एक बार खुद से प्रैक्टिस कर लेना है ताकि ये चीज़ हमारे माइंड में 100% बैठ जाए। अब हम लोग नेक्स्ट सवाल में आते हैं। इसमें क्या कहते हैं, 23, 39, 32 और 56 प्रत्येक में x घटाया जाता है तो इस क्रम में प्राप्त संख्या समानुपात हो जाता है। यानी 23 और 39 इस दोनों में x घटाएंगे, और 32 में भी x घटाने पर और 56 में भी x घटाने पर ये सब क्या होता है, समान अनुपात में आ जाता है। यानी ये दोनों और ये दोनों का अनुपात जो होता है वो समान अनुपात में आ जाता है। तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके यहाँ से x का वैल्यू निकाल सकते हैं, या फिर CND रूल अप्लाई करके यहाँ से हम x का वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हमें क्या चीज़ निकालना है, x + 4 और 3x + 1 के बीच मध्यानुपाती क्या होगा। तो मध्यानुपाती का क्या फॉर्मूला होता है, मध्यानुपाती ये √AB मध्यानुपाती यहाँ पे क्या जाएगा, √x + 4 और इंटू 3x + 1। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है। अगर इस तरह का सवाल आए तो नेक्स्ट टाइम से क्या करना है, यहाँ हमें x का वैल्यू नहीं निकालना है, x का वैल्यू हम यहीं कुछ 1 से लेकर 6 या 7 तक रखेंगे तो x का वैल्यू यहाँ पे तो डायरेक्ट हमें आंसर पता चल जाएगा। अगर हम x का वैल्यू 1 रखते हैं तो ये √5 गुने यानी 3 1 4 हो जाएगा, 20 यानी रूट से नहीं निकल पाएगा। अगर हम x के बदले में 2 रखते हैं तो यानी 4 2 6 गुने 3 6 + 1 7 यानी 42, ये भी रूट से नहीं निकल पाएगा। x के बदले में 3 रखते हैं तो 7 अब प्लस 3 3 9 1 10 70, ये भी नहीं निकल पाएगा। 4 रखते हैं तो 8 + 4 × 12 1 13 भी रूट से नहीं निकल पाएगा। x के बदले में अगर हम 5 रखते हैं तो 5 4 9 गुने 5 3 15 1 16
यानी 9 का 3 निकल जाएगा और 16 का 4 निकल जाएगा, यानी 4 तिया 12, यानी इसका जो आंसर होगा 12, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। तो x का मान अगर 1 से लेकर 6 या 7 तक रखेंगे तो कोई ना कोई एक ऑप्शन मिल जाएगा। तो हम डायरेक्ट इस सवाल को बना सकते हैं। अब नेक्स्ट सवाल आते हैं। अब जैसे ये भी सवाल अलजेब्रा से दिया गया है, तो इस सवाल को हम लोग कैसे बनाएंगे। जैसे 8 इंटू 2x प्लस वाई का होल क्यूब है, तो हम इसको 2 इंटू एक्स प्लस वाई के पूरे पे होल क्यूब कर सकते हैं। ये पूरे पे होल क्यूब -3 इंटू एक्स माइनस वाई, ये पूरे पे हम लोग होल क्यूब कर सकते हैं। ये 27 को 3 लिख ले, 3 का क्यूब, यानी ये पूरे पे होल क्यूब कर सकते हैं। डिवाइड बाय 5y माइनस एक्स इज इक्वल टू ax² प्लस bxy प्लस cy²। ठीक है, ये क्या आ गया, ये a क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला आ गया। और a क्यूब माइनस बी क्यूब का क्या फार्मूला होता है, a माइनस बी इंटू a² प्लस b² प्लस ab। ठीक है, अगर हम लोग a माइनस बी करेंगे तो यहाँ पे 2x प्लस 2y और -3x माइनस 3y, तो ये 5y माइनस एक्स आ जाएगा। तो और ये जो है a माइनस बी कट जाएगा। जैसे अगर हम a माइनस बी करेंगे ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2x प्लस 2y और माइनस ये 3x और ये माइनस माइनस प्लस 3y, ये a माइनस बी हो गया। अब हम क्या करेंगे, a स्क्वायर करेंगे, तो यहाँ पे 2 इंटू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस b² यानी 3 इंटू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर और प्लस ab यानी 2 गुने 3 गुने एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। ठीक है, ये तो अभी हम समझाने के लिए इतना लिख रहे हैं, लेकिन इतना लिखना नहीं रहेगा। तो ये क्या आ जाएगा 5y माइनस एक्स और ये 5y माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा। तो नीचे हमारे पास जैसे नीचे 5y माइनस एक्स था ना, तो ये कैंसिल हो गया, ये और ये कैंसिल हो गया। तो हम इसको हटा देते हैं ताकि हमारे पास स्पेस बच जाए। अब हमारे पास क्या आ गया 2 इंटू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर 4 इंटू x² प्लस y² प्लस 2xy और 3 इंटू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं 9 इंटू x² प्लस y² माइनस 2xy माइनस 2xy, ये 2xy माइनस 2xy हो जाएगा और प्लस 6 इंटू x² माइनस y², 6 इंटू x² माइनस ये x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई क्या लिख सकते हैं x² माइनस y²। इतना के बाद हमें ज़्यादा नहीं सॉल्व करना है। अब हम क्या करेंगे, कोफिशिएंट चेक करेंगे। जैसे यहाँ पे x² के साथ a लगा हुआ है, तो यहाँ x² के साथ 4 आ जाएगा, तो हम a का वैल्यू निकाल लेते हैं। यानी x² का कोफिशिएंट यहाँ पे a है और बाकी जगह x² का कोफिशिएंट क्या है, तो बाकी जगह x² का कोफिशिएंट पता चल जाएगा, तो a का मान पता चल जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, x² का कोफिशिएंट 4, यहाँ पे x² का कोफिशिएंट 9 और यहाँ पे x² का कोफिशिएंट 6, यानी 9 4 13 6 19 हो जाएगा a। और b का मान यानी b का मान क्या हो जाएगा, xy का कोफिशिएंट है b, तो यहाँ xy के साथ क्या लगा रहेगा 4 दूना 8, यानी xy के साथ यहाँ पे 8 आ गया और यहाँ पे कितना आ जाएगा 9 दूना 18 यानी -18, यानी यहाँ b का कोफिशिएंट xy का कोफिशिएंट -18 आ गया और यहाँ तो कुछ है नहीं, इसका मतलब b का मान जो है -10 हो जाएगा। अब हम c का मान अगर निकालेंगे तो c y² का कोफिशिएंट है, तो बाकी जगह हम y² कोफिशिएंट निकालें तो यहाँ y² कोफिशिएंट 4 है और यहाँ y² कोफिशिएंट 9 है यानी +9 और यहाँ y² का कोफिशिएंट -6 है, यानी 9 4 13 में से 6 गया तो 7, यानी c का मान 7 आ गया। अब हम जब हमें ABC का मान पता चल गया तो हम a प्लस बी प्लस सी ईजिली निकाल सकते हैं। a कितना है 19, b कितना है -10 और c कितना है +7, यानी 19 7 26 में से 10 गया 16, यानी इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इस सवाल को भी ईजी वे में बना सकते हैं।
हम फिर से बोल रहे हैं, इसको एक बार खुद से प्रैक्टिस कर लेना है, कॉपी पर एक बार खुद से बना लेना है, जिससे क्या होगा कि सभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। त्रिभुज ABC एक वृत्त के अंतर्गत है। जिससे एक वृत्त बना लेते हैं। ये त्रिभुज, इसके अंतर्गत एक त्रिभुज ABC है, एक त्रिभुज ABC, ये ABC त्रिभुज ABC एक वृत्त के अंतर्गत है, जिसका केंद्र O है, यानी इस वृत्त का जो केंद्र है वो O है। अब केवल AO को बढ़ाने पर वृत्त को K पर मिलता है, यानी अगर हम इस AO को बढ़ाते हैं तो वृत्त को कहाँ मिलता है, K पर मिलता है। यदि AD लंब BC है, यानी कोई एक लंब डाल देते हैं, AD जो है वो BC पर लंब है, ठीक है। और B 80 डिग्री दिया गया, यानी ये 80 डिग्री दिया गया है, और C 64 डिग्री दिया गया है, यानी ये C 64 डिग्री दिया गया है। तो क्या चीज़ पूछ रहा है, DAK, यानी DAK, यानी ये एंगल निकालना है हमें। तो सबसे पहले आते हैं, ये 80 डिग्री है और ये 64 डिग्री है, तो त्रिभुज के तीनों कोनों का 180 डिग्री होगा। तो 80 और 64 मिलकर कितना हो गया, 144। तो बाकी बच गया 36, यानी ये पूरा एंगल जो होगा, एंगल ए, वो कितना डिग्री का होगा, 36 डिग्री का होगा। अब आते हैं, ये छोटा सा त्रिभुज में, ये वाले त्रिभुज में ये 90 डिग्री है, ये 80 डिग्री है, तो ये कितना हो जाएगा, 10 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ये 90 डिग्री है। तो बाकी भी तो 90 डिग्री, बाकी दो कोण भी 90 डिग्री होना चाहिए, तो 80 10 90, तो यानी ये 10 डिग्री हो जाएगा। अब हमें अगर ये एंगल पता चल जाएगा, ये एंगल, तो हम ये एंगल ईजिली निकाल सकते हैं। तो हम कोशिश करते हैं ये एंगल किसी तरह पता चले। हम क्या करते हैं, इसको मिला देते हैं, इसको मिला दिए, ठीक है। इसको मिला देने से क्या होगा कि AC जीवा द्वारा, ये AC जीवा द्वारा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो ये AC जीवा द्वारा, ये AC जीवा द्वारा B भी कोण बन रहा है, और यही AC जीवा द्वारा ये कोण भी बन रहा है, यानी ये कोण कौन सा है, K भी कोण बन रहा है। तो यानी B अगर 80 डिग्री है तो ये K भी 80 डिग्री हो जाएगा, और ये पूरा 90 डिग्री होगा। पूरा 90 डिग्री क्यों होगा, क्योंकि ये व्यास है, यानी AK जो है व्यास है, और व्यास पे बना कोण समकोण होता है, ये पूरा 90 डिग्री हो जाएगा। ये 80 और ये 90, तो बाकी बच गया 10 डिग्री, ये हो जाएगा। ये त्रिभुज में AKC में, यानी AKC में ये कितना हो जाएगा, 10 डिग्री हो जाएगा। अब हमारे पास ये 10 डिग्री, ये 10 डिग्री, टोटल 36 था। 36 में 10 यहाँ गायब, 10 यहाँ गायब, यानी 20 गायब हो गया, तो बाकी कितना बच गया, 16 डिग्री, यानी DAK कितना आ गया, 16 डिग्री। इसका आंसर ऑप्शन नंबर D राइट आंसर होगा। इस सवाल को फिर से एक बार कॉपी पर बना लेना है। अब हम लोग नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। इसमें क्या है, त्रिभुज ABC में AD लंब BC है और BE लंब AC है। एक त्रिभुज है, त्रिभुज ABC में क्या दिया, AD BC पर लंब है, यानी AD जो है वो BC पर लंब है, और BE AC पर लंब है, BE AC पर लंब है, ठीक है। तो इसमें क्या बोला जा रहा है, ये दोनों एक दूसरे को F पर काटती हैं, और BF बराबर AC दिया गया, यानी ये जो BF है वो AC के बराबर है। तो इस कंडीशन को हम लिख लेते हैं, BF बराबर AC ये दिया गया है, तो ABC निकालना है, यानी हमें ये पूरा एंगल निकालना है, ABC, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमारे पास क्या चीज़ बराबर दिया गया है, ये BF और ये AC बराबर दिया गया है। तो इसका मतलब हमें दो ऐसा त्रिभुज लेना है जिसमें BF आ जाए और ये AC आ जाए। तो हम एक त्रिभुज ले लेते हैं BDC, ये त्रिभुज ले लिए BDC, त्रिभुज BDC, और दूसरा त्रिभुज ले लेते हैं ADC। BDC में BFC लेंगे ना, ये BFC, BDC नहीं BFC, ये BFC, और दूसरा त्रिभुज ADC ये वाला त्रिभुज ले लिए, क्योंकि हमें BF बराबर जो है वो AC दिया गया था, इसीलिए हम दो ऐसा त्रिभुज लिए जिसमें एक में BF आ जाए, दूसरा में AC आ जाए, ठीक है। ये दोनों त्रिभुज समरूप होगा। कैसे समरूप होगा, क्योंकि ये जो एंगल D है ये 90 डिग्री हो गया, और इसमें भी ये एंगल D इधर से 90 डिग्री हो जाएगा। तो यानी एक एंगल D इजकल टू एंगल D, यानी ये 90 डिग्री हो गया,
यानी एक एंगल इसमें 90 डिग्री, एक एंगल इसमें भी 90 डिग्री है। ठीक है, अब दूसरा क्या हो जाएगा, ये समरूप नहीं सर्वांगसम होगा। दूसरा क्या होगा, बी एफ बराबर ए सी दिया गया है, बी एफ बराबर ए सी दिया गया है। अब तीसरा प्रॉपर्टी देखेंगे इसमें, ये जो एंगल बी होगा, ये एंगल बी वो किसके बराबर हो जाएगा, ये एंगल बी ये एंगल ए के बराबर हो जाएगा। इन एंगल बी बराबर एंगल ए हो जाएगा। कैसे होगा, देखिए अगर हम ये त्रिभुज लेते हैं बी डी एफ और त्रिभुज ए एफ ई, इसमें एंगल डी और एंगल ई 90 डिग्री दिया गया है और ये शीर्षाभिमुख कोण बराबर हो जाएगा। शीर्षाभिमुख कोण, जब दो कोण बराबर होता है तो तीसरा कोण ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा। इन तीसरा कोण एंगल ए और ये एंगल बी ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा। जब दो कोण समान और एक भुजा यानी उस दोनों कोण का एक भुजा अगर समान होता है तो इसका मतलब ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएगा। समरूप ने सर्वांगसम होगा क्योंकि भुजा बराबर है, भुजा अनुपातिक रहता तभी समरूप होता है, लेकिन भुजा बराबर है तो इसका मतलब ये सर्वांगसम होगा। अगर सर्वांगसम होगा तो इसका जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड होगा वो बराबर हो जाएगा। तो हम इस हिसाब से कह सकते हैं, यानी इसमें बी डी, एक दूसरा कलम लेते हैं, जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गया तो इसमें ये जो बी डी होगा यानी बी डी एफ सी में जो ये बी एफ डी यानी बी एफ डी में जो बी डी होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, ए डी के बराबर हो जाएगा। इसमें बी डी जो होगा बी एफ डी में बी डी और ए डी सी में ए डी, ये दोनों बराबर हो जाएगा। यानी ये बी डी बराबर ए डी हमारे पास आ गया। अब ये बी डी ए डी का अगर बराबर आ जाएगा तो ये त्रिभुज ए डी बी में अगर ये बी डी ए बी के बराबर हो जाएगा तो इस दोनों के सामने वाला कोण भी बराबर हो जाएगा। क्या होता है, बराबर भुजा के सामने का कोण बराबर होता है, तो इसका मतलब ये ए डी के सामने ये कोण एंगल बी और ये बी डी के सामने एंगल ये दोनों बराबर हो जाएगा। तो इस त्रिभुज ए डी बी में अगर ये दोनों बराबर होगा और एक कोण 90 डिग्री दिया गया है तो बाकी दोनों कोण 45-45 होगा, क्योंकि एक कोण 90 डिग्री दिया गया है तो बाकी दोनों कोण 45-45। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। तो इस सवाल को भी एक बार खुद से सॉल्व कर लेना है, जिससे क्या होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट सवाल में आते हैं। त्रिभुज ए बी सी और डी ई एफ के समरूप है यदि ए बी सी का क्षेत्रफल 100 है और डी ई एफ का क्षेत्रफल 49 है, तो यदि त्रिभुज ए बी सी का शीर्षलंब 5 है तो डी ई एफ का शीर्षलंब क्या ज्ञात करें। तो त्रिभुज ए बी सी का शीर्षलंब 5 और डी ई एफ का शीर्षलंब x मान लेते हैं। यानी इसका जो स्क्वायर होगा, यानी क्षेत्रफल का स्क्वायर क्या होता है, भुजा के स्क्वायर के बराबर होता है। यानी क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है, जब दो त्रिभुज समरूप हो तब जो क्षेत्रफल का अनुपात भुजा के अनुपात का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अगर हम शीर्षलंब का बात करेंगे तो ये जो शीर्षलंब होगा और ये जो शीर्षलंब होगा, तो आधा होने के कारण इसको हम बाद में देख लेंगे। इतना पहले अभी ध्यान देते हैं कि पहले जो है वो शीर्षलंब का भी स्क्वायर हो जाएगा। इसको हम कैसे होगा वो बाद में हम देख लेंगे। ठीक है, तो शीर्षलंब का जो स्क्वायर होगा तो ये क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए बी सी को हम लोग ऊपर रखे तो यानी 100/49, तो यानी ये कितना हो जाएगा 25/x² बराबर 100/49, यानी 25 से 4 बार में, तो x² बराबर क्या हो जाएगा 49/4, तो x बराबर क्या हो जाएगा 7/2 यानी 3.5 सेंटीमीटर। तो अभी ध्यान रख लेते हैं शीर्षलंब के अनुपात का भी स्क्वायर हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। इसमें देखिए cos स्क्वायर थीटा बराबर 3 cot स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा, यानी cos स्क्वायर थीटा किसके बराबर है, 3 cot स्क्वायर थीटा माइनस 3 cos स्क्वायर थीटा, दोनों मल्टीप्लाई होगा। अब ये 3 cos स्क्वायर थीटा इधर आएगा तो 4 cos स्क्वायर थीटा बराबर 3, और इस cot स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर थीटा बटा sin स्क्वायर थीटा। तो ये cos स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो sin स्क्वायर थीटा बराबर कितना आ गया 3/4, तो sin थीटा ये स्क्वायर हटेगा तो रूट अंडर आ जाएगा यानी √3/2। इसका मतलब थीटा इजकल टू कितना आ गया 60 डिग्री। जब थीटा इजकल टू 60 डिग्री आ गया तो सवाल ईजी हो गया। थीटा का मान पे ही ये सवाल डिपेंड कर रहा था, तो यहाँ पे हमें क्या निकालना है, इसका मान निकालना है, यानी 1/2 sec 60 कितना होता है 2 होता है, प्लस sin 60 √3/2
के पावर -1, तो ये 2 से 2 कट गया और ये 2 इधर आएगा, यानी 2 + √3/2 का पावर -1, और ये माइनस को हटाने के लिए हमें p/q को q/p के रूप में लिखना पड़ता है, यानी ये 2/2 + √3 होगा। परमीकरण करने पर 2 - √3/2 - √3, तो नीचे क्या आ जाएगा a + b × a - b 1, तो ऊपर क्या बचेगा 2 × 2 - √3, यानी इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। ये फिर ट्रिगोनोमेट्री से आ गया क्वेश्चन। इसमें cos θ बराबर दिया गया 2p/1 + p²। देखिए जब भी इस टाइप का सवाल आए तब क्या करना है, p का कोई मान रख देना है। अगर p के बदले में हम 2 रखते हैं, p के बदले में अगर हम 2 रखते हैं तो cos θ बराबर क्या आ जाएगा, 2 दूना 4/1 + p², यानी 2 का स्क्वायर 4 + 1 5 आ जाएगा। इसका मतलब अगर b 4 आ गया तो h 5 हो गया, तो p कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा 3। cos θ बराबर होता है ना b/h, तो b 4 तो p 5, सॉरी b 4 तो h 5 हो जाएगा, तो परपेंडिकुलर यानी 3 हो जाएगा, क्योंकि 3 4 5 का ट्रिपलेट होता है। तो हमें tan θ निकालना है, तो tan θ बराबर क्या होता है p/b, और p के बदले में कितना 3 और b के बदले में 4, यानी 3/4 आ रहा है। तो हम p का मान 2 रखने पे 3/4 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे 2 आ रहा है, 2 का स्क्वायर 4 हो जा रहा है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। इन 2 दूना 4 हो रहा है, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। अगर हम इसमें रखते हैं तो 1 - p², यानी 1 में से 4 जाएगा तो -3/1 + 4, तो ये आ गया -3/5, तो इसका आंसर होगा -3/5 हो गया। तो ये भी आंसर नहीं होगा, क्योंकि -3/5 आ रहा है, जबकि हमें 3/4 चाहिए। अगर हम डी लेते हैं तो 1 - p², p का मान हम लोग 2 माने थे ना, तो 2 दूना 4 और 1 - 4 करेंगे -3/2 दूना 4 हो जाएगा, p का मान 4, यानी यहाँ पे -3/4 आ गया, तो जिसका आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो यहाँ पे ये सवाल भी आ सकता है, यहाँ पे माइनस में आया जबकि हमें प्लस में चाहिए, तो ऐसा कोई बात नहीं, ये मतलब 4th कोऑर्डिनेट का केस हो सकता है, जहाँ पे cos θ पॉजिटिव हो और tan θ नेगेटिव आ रहा हो, तो ये 4th कोऑर्डिनेट का बात हो सकता है। तो इसीलिए इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यहाँ पे 5/5 का 5, तो सबसे पहले हम लोग का काम करते हैं, ऑफ का, तो 25 हो जाएगा। तो यानी हम इसको लिख सकते हैं 5 × 1/25। पहले ऑफ का काम करेंगे तो ये 25 हो जाएगा, तो 5 और ये भागा को हटाएंगे तो 5 × 1/25, फिर ये गुने 2 + 2, और यहाँ 2 का 2 है तो ये 2 दूना 4 हो जाएगा। अगर हम इसको भागा को गुना में बदल के इसको 1/4 कर सकते हैं, ठीक है। पहले का काम कर लिया, उसके बाद भाग का काम किए, फिर गुने 5 -5 में से 2 गया 3, और ये भाग को अगर हम गुना में बदलेंगे तो 1/6 गुने 2, तो 3 दूना 6 कट गया, और 2 से 2 दूना 4 और 5 से 5 बार में, तो ये कितना होगा 2/5, यानी 0.4 प्लस ये 2.5 और -1, तो ये कितना हो जाएगा 2.9 -1, यानी 1.9 आएगा। यानी अगर 1.9 आए उसको क्या लिख सकते हो 19/10, यानी इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल आते हैं। ये सवाल पिछले वीडियो में भी आ चुका था, यानी मॉर्निंग शिफ्ट वाला जो सॉल्यूशन था उसमें भी था। जिससे इसमें 7 8 9 x 5 3 1 y, ठीक है। अगर इसको 72 से डिवाइड करना है, तो 72 से डिवाइड करना है, तो इसका मतलब जो संख्या 72 को अगर हम फैक्टर करेंगे तो 9 × 8 आ जाएगा। तो जो संख्या 9 और 8 दोनों से डिविजिबल होगा वो क्या होगा 72 से डिविजिबल होगा। तो 8 का डिविजिबिलिटी का क्या नियम है, लास्ट का जो 3 अंक है वो 8 से कटना चाहिए। अगर हम 8 से यहाँ पे देखेंगे तो ये 3 1 और y ये 8 से कटेगा। तो अगर हम यहाँ पे 8 से काटेंगे तो 8 से 3 बार में 24, तो बचेगा कि 7 बच जाएगा। और यहाँ पे y के बदले में क्या रखेंगे कि ये 8 से कट जाए, तो y के बदले में 2 रखेंगे, तो फिर 8 से 9 बार में 72 लग जाएगा। इसका मतलब y के जो स्थान पे आएगा वो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। यानी y बराबर मेरे पास क्या आ गया 2 आ गया। अगर y बराबर 2 आएगा तो 312 8 से कट जाएगा। अब 8 से डिविजिबिलिटी के बाद हमें 9 का डिविजिबिलिटी देखना पड़ेगा, यानी ये संख्या 9 से कटेगा तभी 72 से भी कट पाएगा।
9 का क्या नियम होता है, अंकों का योग अगर 9 से कट जाए तो संख्या भी 9 से कट जाएगा। तो हम क्या करते हैं, जहाँ पे अंकों का योग 9 हो रहा है उसको हटा देते हैं, यहाँ भी अंकों का योग 9 हो रहा है हटा देते हैं, फिर 7 2 9 हो रहा है तो ये भी हटा दिए, और 8 1 9 हो रहा है ये भी हटा दिए। तो हमारे पास क्या बचा, 5 3 x बचा। तो 5 3 8, अगर हम x के बदले में 2 रखेंगे, x के बदले में 2, तो 5 3 8 सॉरी x के बदले में 2, 5 3 8 और 1 9, यानी x के बदले में 1 रखना पड़ेगा, तभी तो 5 3 8 1 9, और अंकों का योग 9 से कटेगा तो संख्या भी 9 से कट जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास x बराबर क्या आ गया, 1 आ गया। तो x बराबर 1 और y बराबर 2 आ गया। तो यानी यहाँ पे हम मान पुट कर देंगे, x बराबर 1 रखेगा तो 5 गुने 1 5, माइनस y बराबर 2 रखेंगे तो 3 दूना 6, यानी 5 में से 6 गया तो -1, यानी इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 10% की चक्रवृद्धि ब्याज की दर से किसी निश्चित राशि पर 2.5 वर्ष में ब्याज 1623 रुपये दिया गया है, जबकि ब्याज वार्षिक संयोजित है, तो राशि क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इफेक्टिव रेट निकाल लेंगे। जैसे 10% की दर से अगर 2.5 वर्ष में अगर हम ब्याज रेट देखें तो पहला साल 10% लगेगा, दूसरा साल भी 10% लगेगा, और तीसरा साल कितना लग जाएगा, आधा वर्ष तक ही जाएगा। तो इसका मतलब 10 का आधा वर्ष तक ही जाएगा, तो इसका मतलब तीसरा साल 5% ब्याज ही हमको मिल पाएगा। अगर हम इसका इफेक्टिव निकालें तो ये 10 + 10 का इफेक्टिव 21 हो जाएगा, 21%। कैसे निकालते हैं, a + b + a गुने b बटा 100। 1 मिनट, क्या फार्मूला होता है ए इफेक्टिव निकालने का, a + b + ab बटा 100। तो उसी तरह से 10 + 10 + 10 गुने 10 बटा 100 करेंगे तो ये 21% आ जाएगा। 10 20 ये हो जाएगा, और ये दोनों कट के एक आएगा तो 20 1 21% हो जाएगा। फिर ये 21% और 5% का इफेक्टिव निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 21 + 5 + 21 गुने 5 बटा 100, यानी 21 5 26 हो गया, और 21 5 105, यानी +1.05 हो जाएगा। 105 को क्या लिख सकते हैं, 105 बटा 100 1.05, यानी जो इफेक्टिव रेट आया वो 27.05 आ गया। इफेक्टिव रेट जो है 27.05, यानी जो इफेक्टिव ब्याज आया वो 27.05% आ गया, और ब्याज कितना दिया गया, 1623। यानी हम ये कह सकते हैं यही 27.05% का वैल्यू 1623 है। तो 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1623 बटा 27.05, और 100% का वैल्यू यहीं पर हम लिख देते हैं 100 से गुना करके, क्योंकि मूलधन कोई प्रिंसिपल अपने आप में 100% होगा, तो 100% का वैल्यू हम यहीं पे 100 से गुना करके लिख दिए। अब यहाँ से अगर हम दशमलव को हटाएंगे, ये दशमलव को, तो ये 00 ऊपर जाएगा। अगर हम 5 से काटेंगे तो 5 से 5 बार में, फिर 5 चौका 20, फिर 5 से 541 बार में, और ये 5 से ये कितना बार में कटेगा, 40 बार में, सॉरी 20 बार में, 2000 बार में, ठीक है। तो फिर ये 541 ये कितना बार में कट जाएगा, 3 बार में कटेगा, और 3 दूना 6000, यानी 100% का जो वैल्यू आया वो 6000, यानी जो मूलधन है वो 6000 रुपये। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। तो इफेक्टिव रेट निकाल के भी हम इस सवाल को ईजी वे में बना सकते हैं। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। x + y + z बराबर 19 दिया गया, तो x y y z और z x का जो वैल्यू 114 दिया गया है, तो हमें x³ + y³ + z³ - 3x y z निकालना है। यानी रूट अंडर में अगर इस पूरा फार्मूला का वैल्यू क्या होता है, x³ + y³ + z³ - 3x y z, इसका फार्मूला होता है x + y + z इंटू x² + y² + z² माइनस xy माइनस yz माइनस zx, ठीक है। तो अगर हम इसको लॉजिकली बनाएं तो x + y + z का वैल्यू कितना दिया गया, 19 दिया गया है, यानी ये जो 19 दिया गया यानी ये 19 होगा। 19 का कोई फैक्टर नहीं होता है, तो इसका मतलब इस संख्या को इतना जो वैल्यू है इसको भी 19 ही आना पड़ेगा, तभी ये 19 गुने 19 और 19 बाहर निकल जाएगा और आंसर 19 हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे 19 है तो बाकी इसका कोई तो फैक्टर होता नहीं है जो ये कोई इसका जो वर्गमूल निकालने के लिए कोई और इसको सपोर्ट करे। तो इसका मतलब ये जो 19 होगा तो बाकी को भी 19 ही आना पड़ेगा, तभी ये रूट से निकल पाएगा, क्योंकि जो भी ऑप्शन दिया गया वो रूट के बाहर वाला है। इसका मतलब ये 19 है तो ये भी 19 होगा, एक यानी इसका पूरा का वैल्यू 19 होगा, तभी तो ये दोनों 19 में से एक 19 बाहर निकल आएगा। अगर जैसे मान चलिए 15 रहता तो यहाँ पर बहुत सारा ऑप्शन पॉसिबल था, 15 के बाद कुछ और भी रहता तो
निकल सकता था, लेकिन यहाँ पे 19 है तो 19 का कोई, इसका मतलब ये 19 ही होगा, और इस दोनों 19 का एक 19 बाहर निकल जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 19 होगा। बाकी इसको बेसिक से सॉल्व करेंगे तो भी 19 ही आएगा। बेसिक से कैसे सॉल्व करेंगे, तो हमें x + y + z पता है और x y y z z x पता है, केवल x² y² z स्क्वायर निकालना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस समीकरण को स्क्वायर करके x² + y² + z² पता करेंगे, फिर इस सारा मान यहाँ पे पुट करके इस सवाल को सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। एक 10 मीटर, 8 मीटर और 6 मीटर माप वाले आयताकार टैंक जिसके ऊपर 1 मीटर त्रिज्या का वृत्ताकार छेद है, यानी एक आयताकार टैंक है जिसका लंबाई 10, चौड़ाई 6 और ये आयताकार टैंक हो गया जिसका लंबाई जो है वो 10 दिया गया है और चौड़ाई 8 और ऊंचाई 6 मीटर दिया गया है, और इसके ऊपर एक वृत्ताकार छेद है, यानी एक इसके ऊपर जो है एक वृत्ताकार छेद है जिसका जो रेडियस है वो 1 सेंटीमीटर दिया गया है, 1 सेंटीमीटर दिया गया रेडियस। तो इसका ऐसे टैंक को बनाने के लिए लोहे की कितनी चादर की आवश्यकता होगी, यानी इसका जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा उतना चादर का आवश्यकता होगी, और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में से हमें इतना भाग चादर का आवश्यकता नहीं पड़ेगी क्योंकि ये तो छेद है, यानी इस छेद में हमें चादर का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में से इतना का क्षेत्रफल यानी रेडियस 1 सेंटीमीटर वाला जो क्षेत्रफल होगा, 1 मीटर वाला जो क्षेत्रफल होगा उसको माइनस करना पड़ेगा। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 × LB + BH + HL। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी 2, अगर LB करेंगे तो 10 × 8 = 80, यानी लंबाई गुने चौड़ाई करेंगे तो 80, फिर चौड़ाई गुने लंबाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 10 को 6 से गुना करेंगे 60, अब प्लस ये 8 × 6 = 48, 2 × LP + BH + HL, तो ये कितना हो जाएगा 2 × 80 और 60 140, अब प्लस 48 यानी 188 हो जाएगा, यानी ये जो आएगा वो 376 आ जाएगा। ठीक है, यानी इस घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 376 आ गया। जबकि हमें जब चादर लेंगे तो ये 1 सेंटीमीटर क्षेत्रफल में हमें ज़रूरत नहीं है, तो ये 1 मीटर का जो वर्ग है उसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr², यानी पाई गुने 1 × 1, यानी पाई का मान कितना होता है 3.14, यानी ये जो वृत्ताकार छेद होगा उसका जो क्षेत्रफल होगा 3.14, यानी 3.14 मीटर का हमें चादर का जरूरत नहीं पड़ेगा, यानी इसको घटाना पड़ेगा, यानी 372 पॉइंट समथिंग आएगा। 372 पॉइंट समथिंग में एक ही ऑप्शन है सी, इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल हम लोग DI से आ गए। इसमें क्या चीज़ बोला गया है कि वर्ष 2015 में A और 13 में C प्रकार के कारों का कुल उत्पादन, यानी 2015 में A 48 है और 2013 में C कितना है 52 है, इसका योग कितना हो रहा है 100 हो रहा है। कुल उत्पादन 5 वर्षों में D के कारों का कुल उत्पादन का लगभग कितना प्रतिशत है, तो 5 वर्षों में D, तो D का 5 वर्ष का निकाल लेंगे, ये कितना हो जाएगा 5 × 4 = 9 × 4 = 13, 4 17 4 21, 210 ये हो गया, फिर 2 5 2 7 6 13 7 20 ये, यानी टोटल मिला के 230 हो गया। ठीक है, यानी ये जो 100 है वो 230 का कितना प्रतिशत है, यानी 230 का कितना प्रतिशत है निकाल लें, यानी 100/230 × 100 करेंगे ना, तो 1 0 से 1 0 कट गया, यानी 23 को 1000 से हमें भागा देना है। तो ये पहले 23 से 4 बार में लग जाएगा, कितना 4 × 3 = 4 4 × 8 = 92 बार में, फिर यहाँ पे 8 बचेगा, फिर 80, तो 23 से ये अब 2 बार में ही लगेगा, 23 × 3 = 69, 23 से 3 बार में लग जाएगा, यानी 43 पॉइंट समथिंग आ रहा है, और 43 पॉइंट में एक ही ऑप्शन सी है, इसका आंसर सी हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल आते हैं। 2013 में C और E प्रकार के कारों का कुल उत्पादन, 2013 में C कितना है 52 और E है 36, तो कुल उत्पादन कितना हो जाएगा 52 36 को जोड़ेंगे तो 8 88, और 2014-16 और 2014-16 में D, 14 में D कितना है 42, 16 में D है 46, 42 46, और 2017 में E कितना है 55, इस सब का योग कितना हो रहा है, ये 5 2 7 6 7 5 12,
1 5 4 9 1 10 4 14 142 हो रहा है, सॉरी 143 हो रहा है, 143 हो रहे हैं। तो इसका अनुपात पूछ रहा है। अगर हम 11 से काटेंगे तो ये 8 बार में, और 11 से काटेंगे तो ये 13 बार में, यानी 8:13। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। इसमें 2013, 14 और 15 और 17 में बी का उत्पादन। तो बी का उत्पादन 2013 में कितना है 39, 14 में कितना है 45, 15 में 54 और 17 में 72, यानी 39, 45, 54 और 72, यानी इसका योग कितना हो रहा है 14 0 2 और 3 2 5 4 9 5 14 7 21, यानी 210 हो रहा है। 2017 में सभी प्रकार के कारों के उत्पादन से कितना प्रतिशत कम है। 2017 में सभी प्रकार का कार कितना हो जाएगा 7 3 10 4 14 4 18 5 23 230 ये हो गया, 6 2 8 5 13 7 20 5 25 ये हो गया, यानी 255 हो गया। 255 से ये कितना कम है, तो हम इसको क्या करते हैं परसेंटेज निकालना है तो हम इसको काट के छोटा कर देते हैं। परसेंटेज क्योंकि अनुपातिक वैल्यू पे भी वही आएगा जो रियल वैल्यू में आएगा। अगर हम 5 से काटेंगे तो ये 42 बार में, और 5 से काटेंगे तो ये 51 बार में। ठीक है, तो कितना कम है ये 9 कम है, कितना में 51 में गुना 100, यानी अगर हम 51 को 900 से भागा देंगे तो सबसे पहले एक बार में लगेगा, तो यहाँ पे कितना बच जाएगा 9 और 3 390, फिर कितना बार में लगेगा 7 5 35 17 बार में, यानी 17 पॉइंट समथिंग आएगा, और 17 पॉइंट समथिंग में एक ही ऑप्शन बी है, तो जिसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यदि बी प्रकार के कारों के उत्पादन से वृत्त आरेख पाई चार्ट के द्वारा दर्शाया जाता है तो 2016 में कारों के उत्पादन का आंकड़ा का तीर्घखंड क्या होगा। तो 2016 में बी प्रकार के कार कितने हैं 60, और ये जो 60 का तीर्घखंड है ये पूरा बी में तीर्घखंड कितना होगा, यानी 2016 में बी 60 है, टोटल कितना में ये 9 5 14 4 18 2 20 2 7 2 9 6 15 5 20 4 24 3 27, यानी 60 है 270 में, यानी बी का हमें कोण निकालना है पाई चार्ट में, वृत्त आरेख में पाई चार्ट में कोण निकालना है। तो सबसे पहले हम निकालते बी 2016 में 60 है, टोटल कितना में 270 में, तो 360 में कितना होगा तो गुना कर देंगे, 9 से 3 बार में कटेगा, 9 से 4 बार में, और 3 से 20 बार में, तो 20 चौका 80, यानी 360 में कितना डिग्री हो जाएगा 80 डिग्री हो जाएगा। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो आज का सीरीज यहीं समाप्त होता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आगे भी हम लोग जितना भी CGL में प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, CGL हो, CHSL हो, CP हो, सभी पेपर को देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही।